हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से हम कंटिन्यू करते हैं हमारा कैपेसिटर का टॉपिक। और कैपेसिटर में आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक्स। और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं कैपेसिटर में, वगैरह वगैरह सारी बातें करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहली बात हमारी कि व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, ये होते क्या है। तो मैं लिखूंगा कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टर्स। सबसे पहली बात तो ये नॉन कंडक्टर से मतलब क्या, ये इंसुलेटर है? नहीं नहीं नहीं, इंसुलेटर की भी टाइप नहीं है। और ऐसे लिखेंगे कि नॉट परफेक्ट इंसुलेटर्स, परफेक्ट इंसुलेटर्स भी नहीं है। फिर ये भला है कौन, ये मतलब कि ये बंदे है कौन ये आखिर। तो हम ये देखते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल है। ये क्या है, स्पेशल है, ये स्पेशल मटेरियल्स, ठीक है, स्पेशल मटेरियल्स जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री नहीं है। याद रखो, फ्री नहीं है, यानी कि कंडक्टर तो नहीं है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये स्पेशल मटेरियल होता है जो कि एक्चुअली कंडक्ट नहीं करता बट अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर इंड्यूस करता है, ठीक है। जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या करेंगे, अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है, ये इंड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कंडक्टर तो नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम कर सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। मतलब क्या होता है, इनके अंदर एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। यहां लिखता हूं टेक्स प्लेस। क्या होगा, पोलराइजेशन होगा उसके अंदर। मतलब अगर हम ये देखना चाहें कि डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली करते क्या है, तो मैं बोलूंगा कि डाइलेक्ट्रिक को अगर आप देखेंगे इस तरह से, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, समझो एक मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है। और इसके अंदर में आप देखेंगे कि इसके अंदर में जो है तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कुछ भी नहीं है। ऐसा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका कुछ भी नहीं है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब जगह ऐसे ही है, ठीक है, ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं है। अब ये नहीं पूछना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसको बोलते हैं बोल के, है ना, ये तो आपको मालूम है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इनका खुद का कोई डायपोल मोमेंट भी नहीं है, ठीक है। एक चीज, ये तो एक टाइप हुई ना, एक्चुअली हम यहाँ पे टाइप भी डिस्कस करेंगे इसकी। लेकिन क्या होगा जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, तो मैं बोलूंगा कि ये है हमारे डाइलेक्ट्रिक्स भाई। और यहां पे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है जो कि कुछ इस तरह है ना, जो कि कुछ इस तरह की है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद इसमें होता क्या है मालूम है, ये जो आपके पास में अभी जो ये डायपोल मोमेंट है, जीरो वाले डायपोल मोमेंट, ये लोग ऐसे हो जाते हैं। देखो ये लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो मतलब इधर कहीं पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव इधर हो जाता है, तो ये इनका डायपोल मोमेंट हो जाता है, ठीक है। ये इनका नया डायपोल मोमेंट आ जाता है, प्लस माइनस, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फेनोमेना को, इस फेनोमेना को पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। तो जब आपने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जो कि जीरो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद एक्चुअली यहाँ पे अंदर जो उसके डाइपोल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है, वो मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेते हैं। वो मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ अपने को अलाइन कर लेते हैं। और अलाइन करने के बाद एक्चुअल में आप देखेंगे कि ये हो गया है पोलराइजेशन, इसका हुआ है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के बाद ये क्या करते हैं, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, देखो प्लस से माइनस की तरफ, है ना, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये होती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है यहाँ पे। तो मैं कहूंगा कि फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड है, ठीक है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा आपके पास में वैल्यू कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस की जगह माइनस आ गया, क्यों आया माइनस, क्योंकि ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है, तो मैंने उसको मैग्नीट्यूड में लिख दिया भाई डायरेक्ट। अगर आप उसको वेक्टर में लिखोगे तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा और ये ऑब्वियसली माइनस हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास में है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से होता है। तो हम देखेंगे कि इस तरह का आपको यहाँ पे सीन मिल सकता है। पोलराइजेशन की वजह से ये लोग अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं जो कि हमारी मेन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है, अपोज करती है। यहाँ तक देखा हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसको बोलेंगे रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको लिखूंगा ई, अगर ये ई जो है ई डैश, ये है मेरे पास में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और ई नॉट जो है ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक रेशियो आता है कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इज इक्वल्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय के, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। के टाइम्स कम हो जाती है आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, यानी कि रिड्यूस मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हो जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है के अमाउंट से, ठीक है, के अमाउंट से रिड्यूस हो जाती है। यानी कि मैं इसमें से ऐसा भी लिख सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ऊपर लिख दिया मैंने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के, ऐसा वैल्यू होगा इसका, ठीक है, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और इस के तो हम यहां भी लिखेंगे के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। के की वैल्यू होती है 1 फॉर वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है, एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है समझ लो 4 फॉर कोई तो भी सब्सटेंस, माइका होगा, ठीक है, माइका है, रबर, प्लास्टिक वगैरह, उनके लिए वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। और ऐसा ले लेते हैं कि कुछ टेफ्लॉन वगैरह है तो के इक्वल टू 5-6 हो जाएगी, 5 या 6 फॉर प्लास्टिक, टेफ्लॉन एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा प्लास्टिक, टेफ्लॉन एक्सेट्रा। और के की वैल्यू हो जाती है 80 फॉर वाटर, ठीक है, और के की वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी फॉर अ मेटल या कंडक्टर, ठीक है, तो कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट, के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो 1/∞ क्या होता है, 1/∞ बोले तो कितना होता है, 0 होता है ना। जाने तो कुछ नहीं। अब यहाँ देखो दो टाइप के हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक होते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, हम किसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, the materials in which center of gravity of positive charges do not coincide with center of gravity of negative charges। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर एग्जांपल लिखूं यहां पर तो आ जाएगा फॉर एग्जांपल वाटर, है ना, वाटर, HCl, NaCl, NH3 एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब क्या होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। मतलब क्या होगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल भी अगर आप देखते हो, ठीक है, ऐसा वाटर मॉलिक्यूल होता है समझो, तो यहां पर है एक
यहाँ पर है ये O और ये है H, ठीक है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मैंने अगर ये H ले लिया, ये H ले लिया और ये O ले लिया मैंने अगर, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर एक एंगल है और ये अप्रोक्सीमेटली 105 का डिग्री का एंगल है ये बीच में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब देखो इसके पास में कितने पॉजिटिव है, 8, इसके पास एक पॉजिटिव, इसके पास एक पॉजिटिव है ना, ऐसा। तो इनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, समझ लो यहाँ है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि समझ लो यहाँ है, और नेगेटिव चार्जेस जो है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक, इसके पास एक, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का जो है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ चल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते हैं, यानी कि दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैच नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं कि पोलर, दो पोल बन गए ना, अलग अलग दो पोल्स बन चुके हैं, therefore it is called as a polar molecule, ठीक है, इसको पोलर मॉलिक्यूल बोला गया है। तो ऐसा होता है। अब आप उसके अंदर में देखेंगे कि यहां पर NaCl को देखो, HCl को देखो, H प्लस Cl माइनस, यानी कि दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पे आएगा। Cl बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H है, हाइड्रोजन है हमारे पास में, तो उसका और पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब समझ लो कि ये है पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दे डू नॉट कोइंसाइड, कहीं ना कहीं यहाँ रहेंगे, ऐसे कोइंसाइड नहीं करते, दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटीज मैच नहीं करते, तो इनको बोलते हैं पोलर, क्योंकि ये पोलर है, ये पोल्स बन चुके हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी पोल होते हैं। तो अगर इनको देखा जाएगा कि ये मटेरियल में कैसे दिखते हैं, तो ये मटेरियल में कुछ इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं, मैंने एग्जांपल के लिए वाटर बनाया, जरूरी नहीं कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भरूंगा मैं बोल के, इसके अंदर कोई भी हो सकता है, इसके अंदर में आप NaCl, NH3, HCl वगैरह कोई भी हो सकता है इसके अंदर। तो इसमें होता क्या है मालूम है कि पोलर मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं, ये प्लस ये माइनस बना हुआ है, ठीक है। फिर ये इसको देखेंगे आप तो ये प्लस ये माइनस बना हुआ है इधर, फिर ये इसको देखेंगे तो इधर ये प्लस है, इधर माइनस बना हुआ है, फिर एक को देखेंगे आप तो ऊपर प्लस नीचे माइनस बना हुआ है, एक ऐसा दिखेगा आपको, फिर एक ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है ना, इस तरह से एक ऐसा दिख जाएगा आपको इस तरह से। तो ये देखो सबका आप अगर डायपोल मोमेंट देखोगे, डायपोल मोमेंट देखो, डायपोल मोमेंट देखना आता है ना, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, अरे पढ़े ना अपन ने, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट इसका इधर है, इसका इधर है, इसका नीचे की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, इसका ये साइड पे है, इसका देखेंगे तो इधर नीचे की तरफ है, इधर है। तो मतलब जितने मॉलिक्यूल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड polar molecules has zero net इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उसका नेट कितना होगा, जीरो। कैसे, जितने राइट की तरफ है उतने लेफ्ट की तरफ है, जितने ऊपर है उतने नीचे है, मतलब कि नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखने का कि उनका नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर दूसरा क्या देखते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे ये लोग, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने देखा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। ये जस्ट क्या करने वाले, अलाइन करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी ये डायपोल है, तो ये सिर्फ क्या करेंगे, जस्ट दे अलाइन देमसेल्फ, अलाइन करेंगे। कैसे, ये अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हो जाएगा, हमारे डायपोल मोमेंट्स कैसे बन जाएंगे, प्लस माइनस। दे ट्राइज टू अलाइन, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि कंप्लीटली अलाइन कर लेंगे एक दूसरे के साथ, कंप्लीटली अलाइन कर लेंगे ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कभी स्क्यूड भी हो जाए वो थोड़े से, क्योंकि इनके ऊपर एक टॉर्क एक्ट होता है, और वो टॉर्क एक्ट होकर क्या करता है, उनको अलाइन करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसा बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक इस तरह का बिहेव करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा टाइप है हमारा नॉन पोलर, ठीक है। तो दूसरा हम लिखेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक।
अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात अगर करेंगे तो मतलब जिसके पास पोल नहीं है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, मटीरियल्स इन विच ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस, मतलब उसके साथ में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, इनका एग्जाम्पल लिखो H2, N2, O2, CO2 एटसेट्रा, और भी बहुत से रहते हैं, ठीक है, मीथेन रहता है वगैरह। तो ये लोग जो है ना, ये लोग जो है ये नॉन पोलार होते हैं, मतलब नॉन पोलार होते हैं मतलब इनके पास में कोई पोल नहीं होता, इनका खुद का कोई पोल नहीं होता। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं इनकी फिगर, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, अच्छा डायरेक्ट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं सिर्फ। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका हाल क्या होता है, हाल इस तरह से होता है जैसा मैंने पहले बनाया था, है ना, कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है। क्या फर्क है ये आपको अब भी समझ में आएगा। ठीक है, ये होता है। यहां पे देखो क्या था, डायपोल मोमेंट था, डायपोल मोमेंट था बट रैंडमली ओरिएंटेड था, नेट डायपोल मोमेंट 0 था। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट डायपोल मोमेंट 0, और यहां पे क्या बोल सकते हैं इसको कि ये जो डायपोल मोमेंट था ये रैंडमली ओरिएंटेड था, रैंडमली ओरिएंटेड था, ऐसे लिख देंगे, P इज रैंडमली ओरिएंटेड, यानी कि डायपोल मोमेंट जो होता है उसका रैंडमली ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट ही 0 होता है, नेट तो क्या पूरा मतलब एक एक का इंडिविजुअल भी 0 होता है, इंडिविजुअल भी 0, यहाँ पे इंडिविजुअल 0 नहीं था, नेट 0 था, यहाँ पे इंडिविजुअल भी 0 है। अच्छा, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फिर इनका हाल, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो कौन से है ये, नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर का हाल क्या होगा देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने के बाद ये अपने आप को इस तरह से प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस सारे इधर प्लस उधर, यहां पे क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है। अब ये जो पोलराइजेशन है ये आपका वेव ऑप्टिक्स वाला नहीं है, ये पोलराइजेशन अलग टाइप का है। पोलराइजेशन मतलब पोल्स अलग अलग हो जाना, ठीक है, पोल्स अपार्ट, ठीक है, पॉजिटिव अलग हो जाना, नेगेटिव अलग हो जाना, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे होता है पोलराइजेशन, ठीक है। तो इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक दोनों में क्या फर्क है आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। हमने देखा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं इनके अंदर में एक डायपोल मोमेंट होता है इंडिविजुअल, बट नेट 0 होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ना जाए, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो ये जस्ट अलाइन कर लेते हैं अपने आप को। दूसरा क्या देखा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक देखा हमने, जिसके अंदर में सेंटर ऑफ ग्रेविटीज कोइंसाइड करते हैं, इसलिए कोई पोल नहीं बन सकता उनका, और जब पोल नहीं बनता है यानी कि नॉन पोलर बोला गया है उनको, तब उनकी वैल्यू को हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर जो होते हैं तो नो डायपोल मोमेंट, उनका इंडिविजुअल भी कोई नहीं है, और फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, जब पोलराइजेशन होकर फिर उनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनता है, और जो कि अपने आप को अलाइन करता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है ना, और इसमें भी अगर देखेंगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस तो है दोनों तरफ में, बात समझे, ठीक। देखो अब देखो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हमारा एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है हमारा, जिसके अंदर हमने दिया कि यहाँ पर प्लस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यहाँ पर माइनस सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारी मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये है आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको आप बोलते हो E0, ठीक है, ये है E0 की डायरेक्शन। अब होता क्या है कि इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा, ऑब्वियसली ये डाइलेक्ट्रिक है,
तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक हमने लिया है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या हो गया है, ये पूरे प्लस माइनस अलाइन कर लिए अपने आप को। तो इनकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, इनकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है ना, ये ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनकी। तो हम बोलेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको पता है कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन तो बहुत सारी कर सकते हैं। हमको पहले पता है कि फॉर अ कैपेसिटर आपको मालूम है कि जब ये कैपेसिटर की एक प्लेट होती है आपके पास में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इतनी आती है। व्हाट इज सिग्मा इज इक्वल टू, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A होता है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो आप इसको एक्सेट्रा बहुत सारे फॉर्म्स में लिखते रहते हो, ये अपन ने देखा इससे पहले भी, Q अपॉन A और ये एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है आपके पास में 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ जाता है एक की वजह से। अच्छा, हमारे पास में जब डबल प्लेट होती है तब क्या होता है, फॉर सच अ कैपेसिटर, ये इस तरह का कैपेसिटर जब होगा यानी कि ये प्लस 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 और ये माइनस 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 माइनस, ये इंड्यूस हुआ है, समझ लो कैपेसिटर के ऊपर में, उनके बीच में डिस्टेंस d है, ठीक है, डिस्टेंस d है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंड्यूस होती है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे O बोल सकते हो। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को, नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को। देखो जरा, ये है पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वजह से। तो वैल्यू क्या हो जाती है फिर कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बोले तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर उसको Q के फॉर्म में लिखा तो ये हो जाता है E0 इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो हमारे पास ये वैल्यू भी हमको पता है, ठीक है, ये वाली हमको वैल्यू पता है, और इस हिसाब से हम जब C इज इक्वल टू लिखते हैं तो ये लिखते हैं हम A के एप्सिलॉन नॉट, और K की वैल्यू तो चली जाती है ना, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये वैल्यू होती है हमारी कैपेसिटर की। ये हमारे पास में कैपेसिटर होता है विथ वैक्यूम या एयर, ठीक है, ये एयर या वैक्यूम में कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है A एप्सिलॉन 0 बाय D, A के एप्सिलॉन नॉट बाय D, और K की वैल्यू उसके अंदर में 1 है। यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है, 1 पुट किया हुआ है, तो इसीलिए एयर के अंदर कैपेसिटर हमको पता है इसमें का। अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर जरा समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस आई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैं बोलूंगा कि रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रही है, ओरिजिनल माइनस इंड्यूस्ड, है ना, ओरिजिनल माइनस इंड्यूस्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसके लिए, स्पेशली इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, जरा देखो जरा, मैं यहाँ बनाता हूँ ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारी जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट पर ये प्लस Q चार्जेस है और इस प्लेट पर माइनस Q चार्जेस है, जो यहाँ डेवलप करेंगे, ठीक है। इसके अंदर में क्या होने वाला है, इसके अंदर में सिर्फ एक ही बना देता हूँ, ये प्लस और ये माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, और इसको बोल देंगे अपन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है, और ये है हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर का गेम अलग है, नीचे का गेम एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, ठीक है, ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है। अब देखो इसके अंदर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ चार्ज डेवलप हुए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस QP चार्जेस जमा हुए हैं और यहाँ पे माइनस QP चार्जेस जमा हुए। देखो जरा, सारे माइनस एक जगह, इधर सारे प्लस एक जगह, तो सारे प्लस की वजह से यहाँ पे क्या आता है चार्ज QP। QP मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ QP मतलब चार्जेस induced due to polarization, due to polarization। अरे समझे बात को, पोलराइजेशन की वजह से जो इंड्यूस चार्जेस है QP उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे सारे प्लस चार्ज की दुकान लगी और यहाँ पे सारे माइनस चार्ज की दुकान लगी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सिग्मा P, पॉजिटिव सिग्मा P की वैल्यू, उसको इधर लिखेंगे अपन, व्हेन dielectric inserted in capacitor। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि लगाने का क्यों, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक लगाने का क्यों। पहले ये वाला केस देखो, फिर बताता हूँ आंसर क्या आएगा, जब तक सोचो तब तक। सिग्मा P प्लस लिखोगे तो ये आएगा QP प्लस वाला डिवाइड बाय A, और अगर माइनस वाला लिखोगे
तो माइनस क्यू पी इज इक्वल टू माइनस रो पी इज इक्वल सिग्मा पी इज इक्वल टू माइनस क्यू पी बाय ए, ऐसे हो जाएगा आपके पास में केस। तो फिर मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकता हूं। मैं लिखता हूं ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इज इक्वल टू सिग्मा ओ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी कि मेन सिग्मा है, ये मेन सिग्मा है आपका, मेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूंगा मैं सिग्मा इंड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहां पे देखो जरा, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर में यहां पे आ रहा है सिग्मा माइनस इंड्यूस वाला, और यहां पे क्या आ रहा है सिग्मा प्लस इंड्यूस वाला, है ना। इस पे क्या है, इस पे है सिग्मा प्लस ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल को अपन ऐसे लिखते हैं, और ये माइनस वाला, ठीक है, इस तरह से। तो ये बात समझ में आ रही है ना, इंड्यूस वाला कहां पे लगाया है हमने। तो अगर मेरे पास में ये वैल्यू है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एज ई नेट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, है ना। अब ई नेट की वैल्यू मेरे पास में है, वी नो दैट, कहां से आया था पहले, इससे पहले लिखा था अपन ने, वी नो दैट इसकी वैल्यू होती है E0 डिवाइड बाय के, है कि नहीं बात सही। इसकी वैल्यू क्या होती है, E0 बाय के होती है। इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी E0 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी इंड्यूस्ड। वैल्यूज पुट करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं, तो मैं इसको लिखता हूं E0 की वैल्यू कहां है, देखो जरा, E0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स, देखो जरा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इसकी जगह पे आ गया, और के तो जैसे को वैसे, इसके लिए क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस इसके लिए क्या आएगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अरे सही बात तो है। तो फिर सिग्मा आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, इधर आकर सिग्मा कॉमन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कॉमन, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कॉमन बोले तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 अपॉन के, ऐसी वैल्यू बची है। तो आप क्या बोलोगे, एप्सिलॉन कैंसिल, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन के, 1 माइनस 1 बाय के, यानी कि के माइनस 1 बाय के, ऐसा बोल सकते हैं आप उसको, के माइनस 1 अपॉन के। के कौन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के कौन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इंड्यूस कितना हुआ सिग्मा, यानी कि सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी इंड्यूस है कितनी, इतनी है। तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, क्यू पी पोलराइजेशन अपॉन ए इज इक्वल टू, इसको क्या लिखो क्यू अपॉन ए, और इसको क्या लिखो के माइनस 1 बाय के, जैसे कि वैसे, ठीक है। एरिया गेट्स कैंसिल, बचा क्या क्यू पी इज इक्वल टू क्यू के माइनस 1 बाय के, ठीक है, ऐसी वैल्यू बची है। तो यहाँ से ये वैल्यू भी याद रखने का, QP कितना होता है, यानी कि पोलराइज्ड चार्जेस कितने होंगे, तो इट इज इक्वल टू टोटल चार्जेस के माइनस 1 अपॉन के होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल के हिसाब से डिक्रीज हो रही है, मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीजेस, है ना, ऐसा बोलेंगे, डिक्रीजेस बाय फैक्टर के, ठीक है, के फैक्टर से डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, है ना। मैग्नीट्यूड में तो इतना ही है ना, माइनस वाइनस तो है लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो ई इंटू डी है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ वी नॉट, तो इसको लिखना पड़ेगा ई नॉट, है ना। तो फिर मैं बोलूंगा कि अभी डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद इसको बोलूंगा मैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये हो गया आपका विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक लगाए बिना मेरे पास ऐसे था, लेकिन विद डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा फिर, विद डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू ई नेट, डाइलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इंटू डी, ऐसे हो जाएगा। इसको बोलूंगा मैं विथ डाइलेक्ट्रिक, अरे है कि नहीं बात सही, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये जो ई नेट है इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो ये वी डी इज इक्वल टू ई नॉट बाय के इंटू डी हो जाता है ना, ई नॉट बाय के इंटू डी। अब ये ई नॉट इंटू डी क्या है, ये तो वी जीरो है, तो फिर मैं लिख सकता हूं कि वी डी इज इक्वल टू वी नॉट बाय के, है कि नहीं बात सही, ऐसी वैल्यू आई है। एज अब यहां पे देखो
वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट, है ना, वी ऑल्सो नो दैट। क्या लिखेंगे अपन? कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि एज वी डिक्रीजेस, वी क्या हो रहा है? डिक्रीज। देखो जरा, वी डिक्रीज हुआ ना, ये k की वैल्यू जब इंक्रीज होती है 1 से ज्यादा, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अब लिखेंगे वी डिक्रीजेस, वी डिक्रीजेस, c क्या होगा? c इंक्रीज होगा। तो मतलब क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक लगाने की वजह से, यानी कि देयरफॉर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, inserting dielectric will increase the capacity, will increase the capacity। ठीक है, अगर इंसर्ट किया आपने डाइलेक्ट्रिक तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अरे है कि नहीं बात सही? एक तो चीज ये है कि हमने डाइलेक्ट्रिक बीच में यूज क्यों किया, कि तो क्या होता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक ना हो तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ में अट्रैक्ट होने लगेंगे, दोनों प्लेट्स, है ना। एक तो ये था कि दोनों प्लेट्स अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, प्लेट्स को रोकने का आपके पास में तरीका है, आप उसको फिक्स कर देते हो एक जगह पे तो फिक्स हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डाइलेक्ट्रिक लगाने की वजह से हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। अरे भाई कैपेसिटी बढ़ती है, अरे भाई कैपेसिटी बढ़ती है, कितनी बढ़ती है? तो मैं यहाँ लिखूँ क्या, कितनी बढ़ती है? तो कैपेसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं अपन उसको, मीडियम इज इक्वल टू k टाइम्स कैपेसिटी इन एयर। ये वाला फॉर्मूला मैं पहले लिख चुका था, इसलिए मैं दोबारा लिखकर नहीं बता रहा हूँ ये कहाँ से आया बोल के। तो मैं फर्स्ट एपिसोड में ये आई थिंक वहां पे कहीं तो बता चुका हूँ कि ये k क्यों कहाँ से आया, कि ये डाइलेक्ट्रिक का फैक्टर कहाँ से आया। तो k c एयर होता है, एयर में जितनी कैपेसिटी होगी मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स इज इक्वल टू सी एम होता है। ये यहाँ पे भी देख लो ना, v की जगह पे आपने v0 बाय k रख दिया तो k कहाँ चलेगा? ऊपर न्यूमरेटर में चलेगा, इस तरह से। तो यही पे है, बस इतना ही आसान है वो। तो ये क्या होगा? सी एम इज इक्वल टू k सी एयर, यानी कि आपके पास में कैपेसिटी बढ़ रही है। तो कैपेसिटी बढ़ना ये मेन हमारा कारण है जिसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? डाइलेक्ट्रिक इसके लिए यूज किया है। ठीक है, चलो कॉपी करो और बाकी पॉइंट भी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, We know that conductors are characterized by large number of free charge carriers which move between the atoms of the conductors and also within the volume of the conductors. Metallic conductors have a large number of free electrons. When a metal conductor is placed in an external uniform electric field of strength, say E, we know that charge distribution takes place in the conductor due to the movement of the free charges, and the electrostatic induction occurs in such a way that in equilibrium, the electric field strength E dash inside the conductor due to the induced charges is equal and opposite to the external field of strength E. Hence, the net electric field inside the conductor is 0, and the conductor is said to be in electrostatic equilibrium. Unlike conductors, dielectrics like rubber are those materials in which there are either practically no free charge carriers or free charges. Dielectrics are electrically non-conducting materials. A dielectric material can be made of either polar molecules or non-polar molecules. Polar molecules are those in which there always exists a separation between the average positions of the negative and positive charges in the molecule, irrespective of whether it is in an external electric field or not. Such a molecule is called a permanent dipole and will possess a permanent dipole moment. Water molecule is one such example of a polar molecule. In a water molecule, the center of the negative charge is at the oxygen ion, since it is the negatively charged ion, and the center of the positive charge is at the midpoint of the line joining the two positively charged hydrogen ions. These average positions of the positive and negative charges act as point charges, and hence
the polar molecule behaves as a permanent electric dipole. As such, we can say that all polar molecules like water, hydrogen chloride, etc. behave as permanent electric dipoles. Therefore, even in the absence of an external electric field, such molecules possess a permanent electric dipole moment. Non-polar molecules are those which do not possess a permanent dipole moment like the polar molecules. Hydrogen and carbon dioxide molecules are examples of such non-polar molecules. In such molecules, the average centers of the positive and negative charges coincide. Hence, they do not possess an electric dipole moment in the absence of external electric field. Now let us see what happens when a dielectric with non-polar molecules is placed in an external uniform electric field of strength E. Due to this uniform external electric field, the positive charges in the molecules are displaced in the direction of the electric field, and the negative charges in them are displaced in the opposite direction of the electric field. Therefore, in the dielectric with non-polar molecules, the molecules now possess some induced electric dipole moment, and it is said to be polarized due to the external electric field. Now let us consider the case when the dielectric material is made of polar molecules. In the absence of the external electric field E, the polar molecules in the dielectric are such that their electric dipole moments are randomly oriented due to thermal agitation, and hence the total dipole moment is zero. Now when they are placed in the uniform electric field of strength E, we know that every dipole in it experiences a torque, which rotates the dipoles in such a way that they align in the direction of the electric field. Thus, the dielectric material with the polar molecules is said to be polarized. The degree of alignment of the dipoles with the external electric field direction depends on the temperature and also on the external electric field strength. In general, the alignment increases with increasing electric field strength and also with decreasing temperature. Thus, we observe that the dielectric material is polarized irrespective of whether it is made of polar or non-polar molecules, and they develop a net electric dipole moment in the presence of an external electric field. Linear isotropic dielectrics are those in which the induced dipole moment is in the direction of the external electric field and is proportional to the external electric field strength. Now, when this linear isotropic dielectric is placed in a uniform electric field of strength E, it gets polarized. Let us consider the polarization P of such materials, which is defined as the electric dipole moment per unit volume. For linear isotropic dielectric materials in a uniform external electric field, the polarization P is equal to psi E into E, where psi E is the electric susceptibility of the material. Now each small volume element of the linear isotropic dielectric having a volume dV
has a net polarization equal to PdV due to all the dipoles in it in the direction of uniform electric field. Here, it is important to note that the net charge in each volume element will be 0. The resultant effect in the material due to the uniform external electric field will be the formation of an induced positive charge density plus sigma induced on the right face of the dielectric and minus sigma induced on the left side of the dielectric. This in turn causes a weak electric field of strength E' to be induced in a direction opposite to that of the uniform electric field of strength E. Therefore, the net electric field E0 in the dielectric will be equal to E minus E'. Thus we observe that the polarization effect causes a decrease in the net electric field within the dielectric. Dielectric materials, being non-conducting, are useful in many devices like capacitors, transformers, etc. because of their inherent properties.